हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, जिसे हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहते हैं। और उसमें जो है पिछला वीडियो को ही कंटिन्यूअस किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक उठाया है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से दे देता है। इसमें दे देगा इस तरह भी कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से ज्ञात करें, है ना। या इस तरह कह देगा कि गाउस के प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो ये तीनों कंडीशन में इसी तरह इसको घुमा फिरा कर पूछेगा क्वेश्चन को, और आपको अपना जो है ये आंसर जो है कंप्लीट रखना है, समझ लेना है कि एक हमारा रेखीय आवेश है और वो कैसा रहेगा, तो अनंत लंबाई का, है ना। और उसके कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसको फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे कहा है अनंत रेखीय आवेश के कारण, राइट। तो हम लोग एक अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश ले लेते हैं, यानी कि रेखीय आवेश का मतलब, तो यहाँ पे एक अनंत लंबाई का एक तार भी ले सकते हैं आप, है ना। तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। और जिस पर क्या है, हम इसको यहाँ पे बोला है रेखीय आवेश है, यानी कि इस पर जो है आवेश पूरा है, समान रूप से वितरित है इसके पूरे भाग पर। तो यहाँ पे हम प्लस चार्ज यहाँ पे रख देंगे सभी जगह, ठीक है। रख देने के बाद दोस्तों इसका लंबाई जो है मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का यल लंबाई का है ना। अनंत यल लंबाई का ये चालक तार है या रेखीय आवेश है। अब इसके कारण किसी बिंदु पर, तो मान लिया कि मैंने कि यहाँ से आर दूरी पर एक हमने क्या किया, बिंदु ले लिया, जिस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं P, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा और जूम करके देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेखीय आवेश है हमारा, जिस पर हमारा क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। और हम बता दें कि इसके एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश हैं वे क्या हैं, तो लेम्डा हैं। क्या हमारा लेम्डा, या हम बोल दें कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की जो घनत्व है वो लेम्डा है, आवेश घनत्व जिसे कहते हैं हम लोग। और आवेश घनत्व लेम्डा बराबर आप जानते हैं ना क्या होता है हमारा, तो Q बटा में यल, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कह देते हैं, तो एकांक आवेश घनत्व कह देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो ये चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि माना अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना। और यहाँ पे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते चलेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि माना अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है, इसके एकांक भाग में आवेश का घनत्व लेम्डा है। हमने क्या बोला कि माना अनंत लंबाई का क्या है, रेखीय आवेश है ना। इसके एकांक भाग में, यानी कि प्रति एकांक भाग में आवेशों का जो घनत्व है वो क्या है, तो लेम्डा है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है दोस्तों कि अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा और कि रेखा आवेश से r दूरी पर, यानी ये हमारा रेखा आवेश है और इससे r दूरी पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा, ठीक है। तो अब हमने लिखा है कि रेखा आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये रेखा आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। इतना हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद अब ऊपर बोला है आपको क्या, हेडिंग अब देखेंगे ध्यान से। तो ऊपर आपको बोला है हेडिंग में कि गाउस के नियम से अब आपको ये जो तीव्रता बताना है। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम आपसे पूछे कि तो तीव्रता का दिशा क्या होगा, तो इस आवेश के कारण जो तीव्रता का दिशा होगा इधर के डायरेक्शन में होगा ना, ई।
यहाँ पर फिर बोला है कि गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम कब लगता है, तो ये तो बंद पृष्ठ पर लगता है, और देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई बंद पृष्ठ है नहीं, इसलिए हम लोग एक इसके चारों तरफ एक गाउसियन पृष्ठ का रचना करेंगे। जो कैसा होगा, तो ये एक देखा जाए तो एक तार है, और तार जो होता है एक बेलन के आकार का है, यानी कि इसके चारों तरफ जो हम लोग गाउसियन पृष्ठ का रचना करेंगे वो एक बेलन के आकार का होगा, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार होगा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा एक बेलन हो जा रहा है ना। अब ये हमारा क्या है कि आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो बेलन पर 3 पृष्ठ है, एक तो ये ऊपर वाला वृत्ताकार, दूसरा ये नीचे वाला वृत्ताकार भाग, और ये तीसरा ये वाला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस वृत्ताकार पृष्ठ का जो नाम है इसको S1 दे देते हैं, इस वाले भाग को, ये पूरा वक्र पृष्ठ जो है इसको S2 दे रहे हैं हम लोग, और ये जो तीसरा वाला वृत्ताकार है इसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं, S3, है ना। तीनों पृष्ठ कंप्लीट हुआ। और देखा जाए तो हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ का तल है ये, तो मैं पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसके तल के लंबवत होता है, ये इस तरह, ये क्या हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया, यानी कि वेक्टर ds। तो उसी प्रकार कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा पृष्ठ है बेलन वाला, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ds। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर निकलेगा, इसकी दिशा किधर होगी, तो इधर के डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का, है ना। उसी प्रकार इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, बहुत सारा विद्युत क्षेत्र निकलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें फिगर को गंदा नहीं करना है, हमें समझना भी है, क्योंकि इसको नोट्स पर भी बनाना है हमें, है ना। इसलिए बस आपको बस दिखाया गया है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर भी है। उसी प्रकार आप यहाँ पे नीचे में भी देख सकते हैं, उसी तरह होगा, ठीक है। ये इसका तल है, और इसके लंबवत हमारा वेक्टर ds होगा, और इसके हम बोल दें कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के, पहला वृत्ताकार पृष्ठ पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र E और एरिया वेक्टर ds के बीच जो बना हुआ कोण है वो क्या होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। लेकिन बात करें यहाँ से, तो यहाँ से देखिए कि ये कुछ इस प्रकार है हमारा, ये कुछ इस प्रकार है ये वाला, है ना, जिससे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है E, और हम बोले कि ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्या होगा, तो एरिया वेक्टर भी होगा, यानी कि वेक्टर ds, है ना। तो इन दोनों, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स ये कहने का मतलब है कि जो वेक्टर ये ds2 जो है, यानी इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अब क्या, कि इसके चारों तरफ हमने r त्रिज्या लेकर और l ऊंचाई का एक बेलन का रचना करते हैं। क्यों, क्योंकि गाउस का नियम का प्रयोग हो रहा है इसलिए, है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि चूंकि गाउस के नियम से तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए रेखीय आवेश के परितः, यानी इस रेखा आवेश के चारों तरफ हमने क्या चीज़ का रचना किया, r त्रिज्या और l ऊंचाई का एक बेलन की रचना करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तब तीनों पृष्ठ से, यानी ये S1 पृष्ठ से, S2 पृष्ठ से, ये वाला पूरे भाग से, और S3 पृष्ठ से, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं वृत्ताकार भाग है, उससे निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या। तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, जो विद्युत फ्लक्सों की संख्या है, यानी कि हम बोल दें कि आपको अगर फ्लक्स की संख्या निकालना है तो फाई E बराबर क्या होता है, तो ES cos थीटा, यही होता है ना। और cos थीटा किसको बताता है, तो वेक्टर E और S के बीच का कोण है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर तो 3 पृष्ठ है ना, ये तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ पे देखा जाए तो फिगर में तो 3 पृष्ठ है, S1, S2 और S3। तो सिंपली अब क्या हो जाएगा कि हम कुल पृष्ठ का निकालेंगे तो इसमें तीनों पृष्ठ सम्मिलित हो जाएगा, है ना। हम तो पूरा बेलन के कारण निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
यहाँ पे लिखेंगे इसलिए तीनों पृष्ठों S1 S2 तथा S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ES1 cos थीटा प्लस ES2 cos थीटा प्लस ES3 cos थीटा। और विद्युत क्षेत्र की जो मान है वो सभी में क्या होगा, सभी पृष्ठों से समान निकलेगा, है ना, यानी परिमाण में समान होगा। दिशा बल क्यों विपरीत हो जाए, लेकिन क्या होगा, हमारा परिमाण जो है समान होगा। तो यहाँ पे केवल खाली परिमाण लिया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये cos थीटा क्या बता रहा है, तो E और S1 के बीच का कोण है। तो यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि हमारा E ये है और S1 जो है ये वाला है, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये वाला ना। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ पे यानी कि cos थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पे आपको लिख के मैं दिखाया हूँ, है ना। अब उसी प्रकार E यहाँ पे ये थीटा क्या बता रहा है, E और S2 के बीच का कोण है। तो यहाँ पे देखिए आप, E हो गया हमारा ये इस डायरेक्शन में, ये E हो गया, और DS2 क्या हो जाएगा, तो ये एरिया वेक्टर इधर के डायरेक्शन में ही होगा ना, ये हमारा देख सकते हैं आप। ये किसको सूचित करेगा, तो DS2 को। तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है ES2 cos 0 डिग्री। अब उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग, तो ES3 cos 90 डिग्री लिख दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये तीसरा पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के साथ, ये तीसरा पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ये है हमारा वेक्टर DS, और ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये S3 क्या है, ये पृष्ठ है, और DS क्या है, तो इसका एरिया वेक्टर है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ना। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एरिया वेक्टर के बारे में भी समझ में आ जाए। चलिए, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। अब देखिए कि cos 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, तो 0 का इन सभी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस ES2 cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ES2 गुणे 1, और ये फिर cos 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मान 0 होगा, तो इन सभी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या हमारा, फाई E इज इक्वल टू ES2। अब ES2 क्या है, तो ES2 देखा जाए यहाँ पर, तो ये तो बेलन का वक्र वाला भाग है ना, यानी ये वाला सरफेस, हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया है हमारा, यानी कि वक्र पृष्ठ भाग। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, इसका ऊंचाई L है, तो हो जाएगा 2πRL, है ना। आप L के जगह पे H भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि S2 के जगह पे क्या रख दिया, E तो हमने एज इट इज उसी तरह, S2 के जगह पर 2πRL। अब इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि चूंकि S2 बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, तो बेलन का, है ना, और इसके बराबर क्या है, तो 2πRL, राइट। अब आगे हम लोग बोलेंगे कि फाई E का यानी विद्युत फ्लक्सों की जो संख्या है इतना निकल के आया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम इसमें लगाना है तो हम लोग लिखेंगे, परंतु गाउस के नियम से फाई E इज इक्वल टू होता है, यानी कि किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई E इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 की तुलना किया जाए तो ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे E गुणे 2πRL बराबर Q गुणे 1/ε0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर इतना। तो अब हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए E, तो ये बाकी गुणा में है और इधर भेज देंगे तो भाग में। तो ये सब तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक, और इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो ये इधर भेज देंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, ठीक।
अब इसे थोड़ा सा सजा लीजिए आप। तो क्यू का 1 में गुणा करेंगे, फिर 1 में तो क्यू हो जाएगा, उसके बाद 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे हम लोग। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम, है ना। और यही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नीचे थोड़ा सा कि अतः यह रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा, राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे अच्छी तरह से। तो ये तो हमारा ये पहला हेडिंग है ना, ले सकते हैं आप। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद ये नीचे उसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये वाला है नेक्स्ट, ठीक है। और ये लास्ट मेरा ये वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके